अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर लोग एक दूसरे से वादे करते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। कुछ लोग तो इसका बुरा नहीं मनाते, लेकिन जो हसास तबीयत के लोग होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि इसको अपनी तौहीन समझ लेते हैं। और मामला जब मोहल्लेदारी पर आता है तो ये बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुँच जाती है। आइए देखते हैं कि आज लतीफ़ी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। भट्ट साहब, ਉਹ याद कराना यार, लतीफी साहब का बिल आया बिजली का। लतीफी साहब घर नहीं सन, वो बिल बनने वाला मेरी दुकान से बिल फड़ा गया। किन्ना बिल आया है? मैं पढ़िया तो नहीं, किन्ना का आ गया होना बिल। दो जी ने, वो भी 24 घंटे चो 18 घंटे बाहर ही फिरते रहते हैं। अजीब आदमी है। खराद दी दुकान ते जावे तद भी बेगम नूं नाल लै जांदा है, सब्जी लैन जावे ते तद भी बेगम नूं नाल लै जांदा है, पैर नूं पेंचर लवाउणा होवे फिर भी बेगम नूं नाल लैके जांदा है। भाई ये किसकी बात हो रही है? लतीफी साहब की गल कर रहे हैं। दोवें मियां बीवी इकट्ठे ही फिरदे रहिंदे ने। भाई इसलिए तो कहता हूं कि जाली नवाब है, क्योंकि नवाबों में ऐसा नहीं होता। भाई मैनू तो बड़ा अच्छा लगता है मियां बीवी रल के घूमन फिरन। मैं अपने सूटां दी शॉपिंग करनी होवे तो मैं भट्ट साहब नूं कहांगी तो कहेंगे तू जाके की करना है, मैं आप ले आवांगा। आओ तो हुण थां थां दे उत्ते बुढ़ी नूं बंदा नाल लैके फिरे। भट्ट साहब तुसीं बड़े अनरोमांटिक हो। लतीफी साहब चंगे ने, अपनी बुढ़ी नूं लैके घूमदे फिरदे ते हैगे ने, उन्हां कोले कोई सीख लो। मियां बीवी अगर इकट्ठे घूमे फिरे ना तो उनमें प्यार बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस उम्र में वाकई प्यार बहुत बढ़ता है। कभी बंदा डिगदा तो बुढ़ी चुकन दी हुंदी है, कभी बुढ़ी डिग पैंदी तो बंदा चुकन दिया हुंदा। प्यार नहीं बढ़ता, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर गल ते बहस शुरू हो जाती है। आप जो मर्जी कहें, लेकिन इस बात की दाद तो मैं लतीफी साहब को ही दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद मेरे लिए सरमाया हयात है। किस बात की दाद दी जा रही है? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इतना काफी नहीं कि वो दाद दे रही है। आम खाइए, हमें पेड़ गिनने से क्या मतलब। सो स्वीट। ओ खलो जा तू, सो स्वीट। एक तू अलहदा ही मिठाई दुकान खोल के बैठी हुई है। हाँ है भट्ट साहब, मिठाई की बात नहीं मैं कर रही। लतीफी साहब अपनी बेगम को आम खिला रहे हैं। आम कहाँ से खाने हैं, सारा सीजन गुजर गया। जब भी कहती हूँ आम ला दे तो कह देते हैं हमारी रियासत के बागात के आम पक्के आते तो वो आपको खिलाते। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। आपको क्या मालूम हमारी रियासत के आम कैसे हुआ करते थे? बुजुर्ग बताते कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बस रियासत का नाम ही सुना है, कभी कोई चीज तो नहीं वहां की। घूंघट निकालिए। अच्छा बस डर गई मैं। हम अपने खिलाफ 1000 बात सुन सकते हैं, मगर अपनी रियासत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। हम तो ऐसी बात कर रहे थे। अब देख लो रोमांटिक जोड़ा हर वेले सील कुकड़ा वांगू लड़ते रहंदे ने, और तुसी कहंदे हो कि रोमांटिक जोड़ा है। वल्ला आपने हमारे बारे में ये राय दी, यकदम मूड ही बदल गया। यूं लगा जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ गई है। बाहर नहीं आई, जनाब दा बिल है, वो याद ना फड़ लेना मेरे को। लो बताओ, यहाँ बाहर आना चाह रही है और ये बीच में तपती हुई धूप घुसेड़ रहे हैं। बेगम इन्हां नालों तो मैं ही चंगा जड़ा तुहानू रोज 2 किलो अंब खवाना। अरे जाने दो, कौन से 2 किलो खिलाते हो? हमने तो जब भी देखा भाभी को गुठली चूसते ही देखा है। आम तो जनाब आप खुद ही खा रहे होते, और आम काट के नहीं खाते, साबित आम मुंह में फेंकते हैं। सिर्फ गुठली बाहर आती है, छिलके भी नहीं आते। भट्ट साहब के मुंह चो अंब की गिटक बाहर इंज आउंदी है जिवें ATM चो पर्ची आउंदी है। चलो यार, जो भी है, भट्ट साहब भाभी को आम खिला तो देते हैं ना। इनकी तो रियासत के आम आना ही बंद हो गए हैं। देखा देखा, ये आपकी हल्की सी शय से मुखालिफिन बोलना शुरू हो गए। काश काश अली मुमताज साहब, काश हमारी रियासत के आम यहाँ आते और हम आपको पेश करते, फिर आप इन लोगों को बताते, बल्कि सारे मुल्क की आवाम को बताते कि नवाब साहब के आम कैसे मीठे हैं।
अली मुमताज साहब 200 साल पुराना पेड़ था हमारी पुश्तैनी हवेली में। हमारी दादी अम्मा बताया करती थी कि आपके वालिद मोहतरम 2 दफा उस पेड़ पर से गिरे थे, दोनों टांगे टूट गई अब्बा जान की। उसके बाद दादा जान ने हमारे अब्बा जान को लकड़ी की गाड़ी बनवा के दी थी, फिर उसी गाड़ी पे बिजनेस पे निकलते थे वो। अच्छा, बैठना बिजनेस करते थे नवाब साहब। लतीफी साहब एक बात तो बताइए। पूछिए। 200 साल पुराना आम का पेड़ था आपके बाग में, तो और क्या? तो उसके आम जो हैं वो एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? क्या बेहूदगी है भाई, पेड़ की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात थोड़ी हो रही है जिसका माल एक्सपायर हो जाएगा। नवाब साहब अब तो वहां से आम नहीं आ सकते, तो क्या आप भाभी को आम खरीद कर भी नहीं खिला सकते? तो और क्या, सिर्फ कहते हैं, ला कर नहीं देते। घूंघट निकालिए। हद हो गई है, हद हो गई है। अब तो किलो 2 किलो आम के लिए बिल्कुल ही शोधापन दिखाने लग गई है। देखिए तो सही, मुखालिफिन बैठे हुए। वाकई नवाब साहब आप बातें करते रहते हैं, भाभी को आम तो खिलाते ही नहीं। बस जुबान बंदी कर लीजिए, इस तरह की बात अब दोबारा ना कीजिएगा। वैसे भी हमारे भतीजे तशरीफ ला रहे हैं, नवाब हशमतुद्दौला। उनके सामने इस तरह की अगर बेइज्जती हुई नवाबों की तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सख्त जज्बाती हैं हाली मियाँ। हमारे जो भतीजे हैं नवाब हशमतुद्दौला, वो तो ऐसे खुददार हैं, अगर उनको गुस्सा चढ़ जाए तो इकट्ठे 2-2 दिन बेहोश रहते हैं। अच्छा, एक ही हैं भतीजे कह रहे ना, मैंने कहा शायद 4-5 आ रहे हैं। एक ही हैं, अगर हम उनको तमीज से ही बुलाते हैं, क्योंकि नवाब फैमिली के हैं वो। लतीफी मियाँ ये वही भतीजे हैं जिसकी नौकरी के लिए चुगताई साहब से सिफारिश करवाना चाहते थे? अरे सिफारिश नहीं करवाना चाहते, हम तो चुगताई मियाँ को मौका फराहम करना चाहते हैं कि ये नवाब खानदान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। भाई नवाबों के साथ ताल्लुकात किसी जगह भी काम आ सकते हैं। और रहने दे ऐसे नवाबी ताल्लुकात। अगर आपके ताल्लुकात इतने ही आला हैं तो खुद सिफारिश करके अपना भतीजा लगवा लो। अबे लगवा लेंगे, ठीकने। ये ठीकना किसको कहा है? जो लगता है उसे कहा है। इसका मतलब मुझे ही कहा है? क्या बात है? और क्या बात है? इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी, ये तुम्हें बता दूं। बैठो ना इधर, बात इधर आके देख, इधर आके देख। क्या बात है? अली साहब हंसिए ना, उनको रोकिए, वो आ रहे हैं। चुगताई साहब आप जाकर प्लीज वापस बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। नवाब साहब वो तो वापस चले गए, आप मुझे ये बताइए ये ठींगना क्या होता है? आहिस्ता बोलिए। ये जो उंगलियां हैं ना, जी। उनमें ये इसका कद सबसे छोटा होता है जी ना, हाँ। तो ये ठींगना होता है। आप देखिए जरा, लग रही है ना ठींगने। हाँ बाकी मैच भी कर। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए, गुड लक, गुड लक। ये नवाब साहब बैठ जाइए, और अब ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आप जरा देखते रहिएगा। जी। देखिए हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नवाबों के खानदान के मुतालिक जरा जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, वरना तो जाहिर है मोहल्लेदारी है, हम सब भाई भाई हैं एक दूसरे के, हम भाई हैं एक दूसरे के। नहीं, आपके कहाँ भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तशरीफ रखिए। लतीफी साहब मेरे होंदे ना घबराया करो। अरे बट साहब आपकी वजह से ही तो घबराते हैं, वो वहां से उठ के यहाँ तक आ जाते हैं, आप वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ नहीं तो टांग लंबी करके अड़ंगी दे दिया कीजिए। और देखा हुआ मैंने तुझे भी और तेरे बट को भी। हमें तो आपने देखा ही नहीं है मियाँ, क्या मालूम आपको नवाबों की चाहो जलाल का। हमारे नाना हजूर अली मियाँ, हमारे नाना हजूर ऐसी तलवार घुमाया करते थे कि अल्लाह माफ करे, यकीन मानिए तरबूज लगाते थे, और ऐसे हवा में तरबूज फेंक के तलवार घुमाते थे, तरबूज नीचे आने तक 6 टुकड़े हो जाता था। लोग घरों में अपने बच्चों को कहा करते थे कि तलवार वाले बाबा से तरबूज लेके आना। अच्छा। यकीन मानिए कई दफा उन्होंने मेलों ठेलों में भी तलवारबाजी का मुजाहरा किया है। बड़ा फ्रॉक पहन के ऐसे घूमते थे तलवार के साथ, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि नवाब साहब तलवारबाजी कर रहे हैं या
लच्छो बंदरिया नाच रही है। यार कहते तुम नवाब हो और कारनामे तमाम बुजुर्गों के पधारियों वाले हैं। लो बताओ अली मियाँ, इनको मना कीजिए, खुदा के लिए मना कीजिए, हमारे भतीजे आने वाले हैं, नवाब हशमतुद्दौला। आपको पहले भी बताया, बड़े जज्बाती आदमी हैं वो तो। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात सुन ली तो यहाँ खूरेज़ी न शुरू हो जाए। चुगताई साहब, आप भी खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। नवाब साहब ठीक कह रहे हैं, उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कुछ तो मोहल्लेदारी का पास रखिए। चले ठीक है अली साहब, मैं कुछ नहीं कहता। अब ये अपने भतीजे का काम भी खुद ही करवाएगा, मुझसे ना कहे। आपको तो सिर्फ इसलिए कहा था कि नवाबों के लिए जरा किसी को दरख्वास्त करना मायूब लगता है, इसलिए आपको कह दिया। आपको यही नहीं मालूम, नवाबों के काम आए तो अल्लाह भी राजी होता है। हमारे दादा कहा करते थे कि जो नवाबों की मदद करता है उसके रिस्क में भी इजाफा होता है और उसकी औलाद भी बाअदब होती है। वाह वाह वाह, बिस्किट और बोतल लाऊं नवाब साहब? जज़ाकल्लाह। बाबर मियाँ, अभी छोटे नवाब साहब आएंगे ना तो फिर लाइएगा बोतल और बिस्किट। वाह वाह, छोटे नवाब ताड़ना नहीं गरीब ने। नवाब साहब, बोतल की ऑफर हो रही है, आम नहीं खिलाने तो आम वाली बोतल ही पिलवा दे। घूंघट निकालिए बस। अगर आम वाली बोतल आपने पी ली तो छोटे नवाब साहब को हम अपने पल्ले से भी लाएंगे। वैसे भी जिनके आम के बागात हों वो आम वाली बोतल पीते हुए अच्छे नहीं लगते। लतीफी मियाँ, जेड़े भतीजे दियां तारीफां कर रहे हो, ये भतीजा आ रहा कि कोई अजूबा आ रहा है? बट मियाँ खबरदार, अगर नवाब साहब की शान में कोई गुस्ताखी की तो हमारे खानदान का पहला चश्मो चराग है जिसने मैट्रिक जैसे पुलसरात को अबूर किया है। हाँ, मैट्रिक पास कर लिया नवाब साहब ने। अच्छा। हाँ, सिर्फ 2 दफा फेल हुए, तीसरी दफा पास। माशाल्लाह। खानदान का पहला फर्ज है जिसने हैट्रिक नहीं होने दी। इनके तो मैट्रिक पास होने की खुशी में हमारे भाई साहब ने अपने मोहल्ले में 2 घंटे धमाल डाली थी। अच्छा। और माशाल्लाह आधा किलो चावल भी पका के बांटे। वाह, आधा किलो आपकी तरफ से तो देगी होगी ना? यूं कह लीजिए। नहीं जी नहीं, शाम होगी बांटते बांटते आधा किलो चावल। अभी भी कुछ पड़े हैं तो हमें भी खिलाइए। बट तू तो आधा किलो चावल सुन के नदीदा ही हो गया है। अभी तो हमने ये नहीं बताया कि बीच में आधा पाव सफेद चने भी डाले थे। और अभी तक ये भी नहीं क्लियर किया कि चावल साबुत थे या टोटा था। बाबर मियाँ, साबुत चावल तो हमारी रियासत की हुक्मरानी तक ही पके, उसके बाद तो फिर टोटा ही पका है। यानी गुर्बत 3 पुश्तों से चली आ रही है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। आपको बताया है छोटे नवाब साहब आने वाले हैं। अरे ये क्या चीज है? लगता है किसी ने तार वाला जहाज छोड़ा है। मुझे तो लगता है किसी ने तीर हमारी तरफ छोड़ा है। ओ नहीं भाई, वीडियो गेम का हीरो आया है। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। आधा वर्ष है। उधर बैठो जा। अरे ये क्या जुल्म कर दिया, और ये क्या किया? तो भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, छोटे नवाब साहब को नजरों से ही गिरा दिया। ये है छोटे नवाब साहब? तो और क्या? यार मैं अपनी दुकान से खिड़की उठा लूं, कहीं छोटे नवाब साहब का खून मेरी गर्दन पे ना आ जाए। उठिए नवाब साहब, उठिए, यहाँ कहीं बिल्ली ना आ जाए। उठिए नवाब साहब, यहाँ बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। जल्दी से लाइए पानी, चमची भी ले आइएगा। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं। आप फिक्र न कीजिए, इन्होंने गिराया है आपको, इस वक्त तक हुकूमतें हिल गई होगी। चाचा हजूर, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आपकी तरफ आते हुए तलवार घर पे रखा है, वरना अब तक यहाँ पे जंग का माहौल बन चुका होता। नवाब साहब, आप तलवार उठा लेते हैं। अरे क्या बात कर रही है? ऐसे ही तहफुजात का इजहार दुश्मनों ने उस वक्त भी किया था जब नवाब साहब मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले थे। दुश्मन कहना शुरू हो गए कि इन्होंने कहां से इम्तिहान देना है, इनसे तो कलम ही नहीं उठाया जाएगा। फिर बड़े इम्तिहानी मरकज में लोगों ने देखा कि नवाब साहब ने
दोनों हाथों से कलम उठाया और इनके मुलाजमीन ने इम्तिहानी गत्ते के ऊपर पेपर रख के इनके आगे किया और इन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। ये लिख रहे हैं या कश्ती चला रहे हैं? अरे क्या बेहूदगी है। नवाब साहब की इसी अनथक मेहनत को देखते हुए मुमतहिन ने इनको इमदादी नंबरों से पास किया था। नवाब साहब, इमदादी नंबरों से या इम्तियाजी नंबरों से? अली मियां, हसब नसब के लिहाज से तो इम्तियाजी नंबर थे, मगर 40% नहीं थे ना, फिर उन्होंने इमदादी नंबर दे के पास कर दिया। तो क्या आप इनके लिए चुगताई साहब को कह रहे थे कि कहीं नौकरी लगवा दें? तो और क्या, अब इतनी आला तालीम को हम जाया तो नहीं होने देंगे। हमारे दादा हुजूर की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे खानदान में कोई बच्चा तो सरकारी नौकरी करे और सारे हुक्मरानी ही करते रहेंगे। नहीं जी नहीं, माशाल्लाह हम दादी नंबरों से पास भी हो गए हैं और मैट्रिक भी कर लिया है। अब कम से कम किसी सरकारी बाग में माली लगना तो बनता है। देख रहे हैं कैसे जहां दीदा आदमी है। ये होती है अक्लमंदी। देखिए बाबर मियां क्या खूबसूरत बात की है। भाई नवाब आदमी हैं, इनको यही नौकरी मेरा ख्याल है सूट करती है, क्योंकि नवाब हैं, किसी बाग में सैर भी कर लिया करेंगे और साथ साथ घास काटने वाली मशीन भी चला लिया करेंगे। चाचा हुजूर क्या कह रहे हैं? हम नवाब खानदान के चश्मो चिराग अब बाग में माली लगेंगे? अरे नवाब साहब, आपको मालूम ही नहीं, बाग में असल नवाब होता ही माली है। जब मर्जी मालिकों को भी कह सकता है कि अंदर ना आइएगा, हमने पानी छोड़ा हुआ है। जब मर्जी कह सकता है अभी फूल मत तोड़िएगा, अभी पूरा नहीं हुआ। जब मर्जी कह सकता है खबरदार अगर किसी ने पेड़ पे से आम उतारा, अभी कच्चे हैं। नहीं चाचा हुजूर नहीं, हम माली नहीं लगेंगे। और क्या आपको यहाँ प्रोग्राम का एंकर लगवा दूं? नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, अभी जो न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपको खबर सुनाने जा रहा है। जेम्स बॉन्ड को यकीन है कि खबर सुनते ही तमाम पाकिस्तानी और मेरे ये दानिश्वर भंगड़ा डालना शुरू हो जाएंगे। खबर यह है कि थाईलैंड में होने वाली अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान की टीम ने जीत ली। हाय 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 हाय, शुक्र है अल्लाह का किसी तरफ से खुशी की खबर भी आई है। शुक्र है। अमान से मैं बहुत मजा ले रहा हूँ उस वक्त से जब से मैंने ये खबर पढ़ी है। वाह, ये जो चैंपियनशिप हो रही थी, इससे डबल खुशी की बात ये है कि इसमें हमारी टीम सेमीफाइनल में इंडिया को स्टेट 3 गेमों में हरा के फाइनल में पहुंची। इंडिया को हरा के तो टीम ने ठंड डाल दी है। हाँ जी। और फाइनल में जो टीम मद्दे मुकाबल थी वो ईरान की थी। अच्छा। ईरानी टीम सेमीफाइनल में जापान को हरा के तो फाइनल में पहुंची है। वाह। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के जो 16 साल लड़के हैं, आए उन्होंने ईरान को
3-2 से हरा के तो फाइनल जीता है। क्या बड़ी बात। वाह 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 वाह। और आपको ये सुन के भी खुशी होगी, जी जी ये जो वॉलीबॉल है ना जी इस वक्त, हाँ जी इस पे बहुत मेहनत की जा रही है। जी यस कौन कर रहा है? यार, इसकी जो इंतजामिया है ना, हाँ जी उसमें खावर मीर साहब हैं प्रेसिडेंट, अच्छा और जो चेयरमैन हैं वॉलीबॉल के जी जी वो हैं हमारे एक्स आईजी चौधरी यकूब साहब। अच्छा इन दोनों ने बच्चों को अनथक मेहनत करके तैयार किया है। वाह वाह वाह। और इन्होंने कई और चैंपियनशिप भी जीती हैं, और हमेशा अब इनकी भेजी हुई जो वॉलीबॉल की टीम होती है हाँ जी वो अच्छी पोजीशन लेके वापस आती है। वाह बड़ी बात। तो इस दफा तो फाइनली जीत गए। एशियन चैंपियन होना बड़ी बात है जनाब। जी जी जी, जरा देखें आप, ये बच्चे वो हैं जिनकी गेम ऐसी है कि उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। जी यहाँ पे तो सारे पाकिस्तान को और हुकूमत को सिर्फ क्रिकेट की पड़ी होती है। हाँ जी भाई बहुत अच्छा है, क्रिकेट को भी टका के देखें और उसकी पजीराई करें। सही मगर यार ये जो दूसरी गेमें हैं और हमारे पाकिस्तान में खेली जाती हैं, हाँ जी और जिसमें बच्चे अनथक मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हाँ जी हाँ जी उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वजीर आजम साहब को चाहिए कि इन बच्चों को भी बुला के तो इनका मत्था चूमे, हाँ इनको भी प्यार करें, इनको भी अप्रिशिएट करें। पंजाब हुकूमत को चाहिए उनको भी अप्रिशिएट करें। हाँ जी बिल्कुल भाई सिर्फ आप एक कदी गेम की तरफ या उस गेम की तरफ ही ना जाया करें जिसमें आप समझते हैं कि इसमें हुकूमत की भी बड़ी मशहूरी होगी। हाँ जब आप ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे जी जी तो आज ये एशियन चैंपियन बने हैं, कल को इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बने। चैंपियन बिल्कुल सही सर। बात है क्योंकि अप्रिसिएशन से बच्चों में जोश और वलवला पैदा होता है। हाँ जी ये जो दोनों इंतजामिया के लोग हैं, ये प्रेसिडेंट और चेयरमैन जी 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 काबर मीर साहब और चौधरी यकूब साहब, बाखुदा मैंने सुना है कि ये बहुत मेहनत करते हैं अच्छा और बच्चों की हौसला अफजाई हर तरह से करते हैं। इन्होंने बाकायदा प्राइवेट तौर पे इन बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए कोर्ट बनाए हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ, और टका के उधर इनको मेहनत करवाते हैं। वाह जी वाह और देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी तो इसी तरह अगर हुकूमत भी साथ जुड़े इनके और इनको अप्रिशिएट करे बच्चों को, तो जी, ये जी। इंशाल्लाह हमारे मुल्क को इस फील्ड में भी नामवर बनाएंगे। नहीं वाकई बहुत बड़ी बात है ये। एक और बहुत बड़ी बात सुन लें, अच्छा जी। उस पे भी पंगड़ा बनता है। क्या बात है। स्नोकर चैंपियनशिप जो हुई है, वर्ल्ड मास्टर स्नोकर चैंपियनशिप, जी जी उसमें हमारे फैसलाबाद के मोहम्मद आसफ ने इंडिया के खिलाड़ी बरजेश दमानी को हरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। भाई बस करो बहुत हो गया। ज्यादा डांस इस पे इसलिए बनता है कि ये भी इंडिया को हरा के आसफ जीता है, और सेमीफाइनल में भी इंडिया के साथ ही था मुकाबला। वाह वाह। पहले उसमें फैंटी लगाई गया, फिर उसके बाद फाइनल में फैंटी लगाई है। अल्लाह का शुक्र करो, फाइनल जीतने तो बाद उन्हें स्नोकर वाली सोटी फड़ के नहीं उन्हें फैंटी लाई। नहीं ठीक कह रहे हो जीजी, ज्यादा डांस बनता है तो कोई मसला नहीं है। प्रोग्राम के बाद तुम डांस करते रहना, मैं बैठ के आराम से देखता रहूंगा। वाह वाह वाह। यार देखो ये रहा वो क्या प्रोग्राम में अमराव जान अदा चलाना चाह रहा है। वैसे भी अजीजी अब इंडिया की हारें शुरू हो गई हैं। ये 14 तारीख को इंग्लैंड ने टेस्ट मैच रहा इंडिया में। क्या कहने जी, मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं हमारे, जी जी बाखुदा ऐसी ऐसी गेम के ऐसे ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं हाँ जी। जिसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है हुकूमत की। बिल्कुल अगर हर तरफ तवज्जो दें, जहां जहां पे टैलेंट पड़ा हुआ है उसको पॉलिश करने के लिए वहां अच्छे लोग लगाएं, अच्छी मेहनत करें, जी जी तो यार बहुत सारे गोल्ड मेडल पाकिस्तान में आ सकते हैं। सही बात बिल्कुल। असि एक अद्धा गोल्ड मेडल लेके नचना शुरू कर देते। हाँ सर ये अभी मेहनत हुई है तो हमारी हॉकी टीम भी फाइनल में पहुंची है। ये देखो ना, जी हॉकी वो गेम है जिसमें हम कभी बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, जी पूरी दुनिया मानती थी। जी फिर आखिर असी उधर तवज्जो करनी छाड़ दी थी, यही सारे
क्रिकेट के पीछे लग गए। हौली 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 साडी हाकी की गेम भी सुक गई ते हाकी के खिलाड़ियों दी लत्तां भी सुक गई। वो उमर शरीफ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, वो कहा करते थे कि दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी ग्राउंड में आते हैं तो ऐसे सेहतमंद, इतनी इतनी मोटी उनकी थाई होती हैं, बेहतरीन लग रहे होते हैं। कहते हैं हमारी टीम हॉकी की अब ग्राउंड में आती है तो वो लगता है उन्होंने 3-3 हाकियां पकड़ी हुई। एक हाकी हाथ में पकड़ी होती है और 2 हाकियां निकर में से बाहर निकली होती है। भाई आप हर तरफ तवज्जो दें, हॉकी बड़ी जबरदस्त रही हुई है हमारी। हमारे हॉकी के प्लेयर पूरी दुनिया में मशहूर होते थे। ये फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब, फिर वो शहनाज शेख साहब, बारी साहब, सलाहुद्दीन अख्तर रसूल, कलीमुल्ला। क्या बात है जी, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी होता है। हाँ जी बिल्कुल। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे हमने घुमा दिए, हमने तवज्जो ही छोड़ दी, हम क्रिकेट के पीछे लग गए, उसी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया हुक्मरानों ने भी, पब्लिक ने भी। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रिकेट ही सत्यानाश कर। अजीज जी वैसे इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, हमारे सारे खिलाड़ी हर गेम में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, अगर साथ हुकूमत भी उनके जुड़ जाए, उनको अप्रिशिएट करे, उनको फैसिलिटेट करे, तो आप बहुत से गोल्ड मेडल ला सकते हैं, बहुत से सिल्वर मेडल ला सकते हैं। यार यहाँ पे बहुत टैलेंट है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई अल्लाह माफ करे बारिशें होने से कोई खिलाड़ी गिले हो के सुस्त नहीं हो जाते। खिलाड़ी तो बेचारा चाहता है कि मैं अपना नाम बनाऊं, पूरी दुनिया में मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, मगर एप्रिसिएशन ही खत्म हो जाती है। जिस तरह हमारी देसी कुश्ती जो थी, मुसलसल कई हमारे पास रुस्तमे जमा आए हैं। क्या बात है। और रुस्तमे जमा ये नहीं कि हमें ठेकेदार जंगल ले देता सी, बकायदा पूरी दुनिया में वो कुश्ती करने जाते थे। गोरों को हरा हरा के, उनको बिछाड़ के फिर आके तो रुस्तमे जमा का खिताब मिलता था उनको। अब देसी कुश्ती खत्म हो चुकी है, रो रहे हैं जो चंद पहलवान रह गए हैं। मैंने एक दफा पहले भी प्रोग्राम में कहा था, हमारा गोगा गुजरांवालिया बड़े पीर पहलवान हुए हैं, बहुत बड़े पहलवान हुए। रहीम पहलवान सुल्तानी वाले के वो शागिर्द थे, अब भी माशाल्लाह माशाल्लाह बाकायदा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मगर अब बूढ़े हो गए हैं, खुद नहीं वो करते जोर शोर या नहीं वो अखाड़े में आते, मगर बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा कि यार खुदा के लिए मैं अपनी पल्ले से अपनी जमीन दे देता हूँ। अच्छा। ये पंजाब हुकूमत से कहें कि मेरी जगह पे आके यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना लें। अच्छा। देसी कुश्ती को जरा अप्रिशिएट करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। बड़ा बड़ा खूबसूरत पहलवान है हमारे पाकिस्तान में। क्या हो गया हमें, हमने बिल्कुल अपनी चीजों को छोड़ ही दिया हुआ है, लापरवाह हो गए। अब देखे ना, जिस जगह आपको कोई भी बंदा मेहनत करता हुआ नजर आता है टीम के ऊपर, कोई भी इंतजामिया ऐसी मिल जाए सही टीम को जो अच्छे टैलेंट को आगे लेके आए, उनको अप्रिशिएट करे, उनकी हौसला अफजाई करे, तो फिर ऐसे ही होता है जैसे अब 16 साल के बच्चे जो हैं वो एशियन चैंपियन बन के आ गए हैं और इंडिया को कुट कुट के उनका फलूस निकाल दिया। भाई अगर इसी तरह जैसे स्नोकर का मोहम्मद आसिफ चैंपियन बना है, वर्ल्ड चैंपियन, दूसरी गेमों को भी आप खुदा के लिए जरूर देखें। सिर्फ क्रिकेट 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 सॉरी डांस तो खत्म हो गया हुआ है। नहीं वाकई बड़ा बड़ा कमाल टैलेंट है हमारे मुल्क में। आप ये अरशद नदीम को देखे ना जी, वो चैंपियन बना है ना, बिल्कुल। वो उस बेचारे का आप वो जो एक्सरसाइज वाला सारा सामान और उसकी जगह और किस तरह उसने मेहनत की, वो देखेंगे बाखुदा आंसू निकल आते हैं कि यार ये कैसा दरवेश लड़का है, इसने किस तरह किन हालात में इसने कैसे कैसे मेहनत की है, बिल्कुल। और चैंपियन बन गया, गोल्ड मेडल लेके आया, वो भी ओलंपिक्स में। बड़ी बात है, बड़ी बात। और कई सालों के बाद हमने गोल्ड मेडल का मुंह देखा है। बड़ा सब्र किया अरशद नदीम ने, बहुत सब्र किया। फिर वो गुस्से च आके एडी दूर नेजा सुट रहा है कि वो लोगों को नेजा लभण ही नहीं दिया। और कैमरे च वेखण दे ने इधर नु गया सी। नहीं यार वाकई उससे तो बड़ा अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट ने, लेकिन अरशद नदीम ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ लोगों ने ऐसे वादे किए थे प्लॉट्स वगैरह के, वो झूठे भी निकले। मतलब जितना आपने करना है उतनी अनाउंसमेंट करें। और फिर खिलाड़ियों को भी ये चाहिए कि वो सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करे, सिर्फ गेम पे फोकस करे।
और जहन में ये प्लाट गड्डियां छोड़ के तो ये सोचें कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वाह। जब आप अपने मुल्क के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए मैदान में उतरेंगे तो बाखुदा ये प्लाट गड्डियां तो अल्लाह सबको दे, इधर उधर हो जाएंगी, आपकी इज्जत और आपका नाम कभी तारीख नहीं मिटा सकती। क्या बात है। ओ जी पैसा शैसा तो आ ही जाता है, ये शोएब अख्तर की तरफ देखें जरा, अपना नाम बनाने के लिए खेला है और वर्ल्ड में उसमें उसका नाम है। 22 साल हो गए उसने तेज गेंद फेंका हुआ है, अभी तक वहां कोई पहुंचा नहीं। वाह। बिल्कुल ठीक बात है। और पैसा तो फिर अल्लाह पाक दे ही देता है। जी हाँ जी। आप पहले अपनी इज्जत, मुल्क की इज्जत, अपने नाम को सोचें। नाम बनाने के लिए आप मैदान में उतरें, अपनी इज्जत के लिए मैदान में उतरें। पैसा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਇੰਜ ਚੰਬੜਦਾ ਜਿਵੇਂ गली च फकीर ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ नहीं ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ। अजीजी भाई इनको चाहिए कि आप लूडो की भी चैंपियनशिप करवाया करें। बहुत अच्छे, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਰ नहीं सकता, ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और लूडो में भी इसने सिर्फ सांप वाली गेम खेल ली है। दूसरी गेम में इसने कहना कि भाई जी 16 गीटियां वेख के मैनू डर लगता है। फिर अगलियों ने लूडो पुठी करनी है, फिर इसने कहना कि विचों वड्डे वड्डे सप कढ़ दियो, जेड़े मेरे तो निके ने वो रहन दियो, वड्डे सारे कढ़ो। उसके बाद इसने कहना कि गवर्नमेंट मुझे लूडो का दाना इंजन करने वास्ते भी बंदा दे। मैं लूडो का दाना डब्बी च पा के हिलाना तो मेरी बांह च खलियां पै जाती। नाज़रीन इसके साथ लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आमतौर पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, बल्कि च्युइंगम चबाता रहता हूँ। वाह। ताकि जबड़ों को एहसास होता रहे कि उन्होंने रेस्ट मूड पे नहीं जाना। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम सलाम जी। फवाद साहब इतने मायूस क्यों बैठे हुए हैं, कुछ तो बोलिए। नहीं अली साहब, मायूसी तो कोई नहीं है, बस आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर अगर बच्चों का ही हाल चाल पूछना था तो टेलीफोन पे ही पूछ लेते। वाद साहब अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मेरी बड़ी सलाम दुआ है लोगों से। यार मसला क्या होना है, कोई ऐसी बात नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अली साहब, बात यह है कि हालात ऐसे हैं कि आमतौर पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, बल्कि च्युइंगम चबाता रहता हूँ। वाह। ताकि जबड़ों को एहसास होता रहे कि उन्होंने रेस्ट मूड पे नहीं जाना। मुझे किसी भी वक्त मुंह खोलने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे पीटीआई के मौजूदा हालात ने मजबूर कर दिया है कि यहाँ चुप नहीं रहना। यहाँ चिंगम चबाने से ज्यादा बोलना जरूरी है। तो बोले क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह, और कफन फाड़ के बोलूंगा। पीटीआई की आदत से आपको बहुत सी शिकायत हैं। देखें अली साहब, मैंने तो बानी पीटीआई को कहा था कि इस टीम के साथ कामयाबी का मौका तो बिल्कुल सिफर है। इस टीम के साथ सियासत करना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप स्विमिंग पूल का कॉस्ट्यूम पहन के तो क्रिकेट खेलने चले जाएं, या आप किसी बारात में जाके तो बैंड डालने शुरू कर दें। बड़ी अजीबोगरीब पीटीआई की टीम सामने आ गई है। हम लोग तो इनको जानते ही नहीं। इनके साथ तो सियासत करना ऐसी है जैसे आप दादाजी की फौतगी पे ढोलकी और ख्वाजा सरा लेके पहुंच जाएं, या आप चावलों का जर्दा रंग निकालने के लिए उसमें चाय की पत्ती डाल दें, या आपके एक कंप्यूटर का माउस खराब हो जाए तो आप एक जिंदा चूहा पकड़ के उससे कंप्यूटर चलाने की कोशिश करें। फवाद साहब आज तो ज्यादा ही तपे हुए हैं आप। और नहीं जी, इनका क्या ताल्लुक है सियासत के साथ? ये तो ऐसे लोग हैं जैसे किसी शादी के ऊपर दुल्हन का कोई कजन आया हो और लड़के वाले और लड़की वालों की लड़ाई हो जाए, बारात वापस चली जाए और वो जो कजन आया हुआ है उसकी लॉटरी निकल आए, निकाह उसका हो जाए। ना इनका कोई लेना ना देना। पता नहीं कौन लोग हैं जो आगे आके तो क़यादत संभाल के बैठ गए हुए हैं, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बोला तो मैं तो बोलूंगा कफन फाड़ के। तो इन लोगों ने फिर कहना है जी कि ये जनाब गद्दार हो गया है, ये किसी और से मिल गया है, ये एजेंसियों का बंदा है।
भाई बात जो सामने नजर आ रही है वो तो मैं करूंगा, हाँ जी, उस पे तो मैं नहीं हटूंगा। आप खुद बताइए अली मुमताज साहब, आप भी माशाल्लाह अब सीनियर सहाफी हैं, वैसे ही आपकी शक्ल माशाल्लाह 8वीं क्लास के बच्चे जैसी है। वैसे तो आप बड़ी देर के प्रोग्राम कर रहे हैं। अब खुद बताएं इनमें से आप कितने लोगों को जानते हैं? ये अभी बानी पीटीआई अंदर हुए हैं, जेल हुई है उनको, तो ये सारे ऐसे बाहर निकल आए हैं जैसे बरसात में निकी निकी डंडियां नहीं बाहर आती। और सुबह सुबह आप उठ के बाहर निकलें तो वो आगे सारी गड़ैं कर रही होती। फवाद साहब अब इतनी भी गई गुजरी की आदत नहीं है यार। इतनी गई गुजरी है बल्कि गुजर गई हुई है। जैसे कहते नहीं है कि नानी अम्मा तो पिछले साल ही गुजर गई थी, वैसे ये भी गुजर गए हुए हैं। ये पता है किस किस्म के लोग हैं? अचानक किसी अस्पताल के दौरे पे वजीर सेहत आ जाए तो इस तरह के बंदों को फटाफट बेड पे लिटा के मरीज बना लेते हैं। ये अली मुमताज साहब ये 12वें नहीं 14वें भी नहीं 15वें 16वें खिलाड़ी हैं जिन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा होता है। ये तो पानी पिलाने के लिए अंदर आए हैं, बैट्समैन ने इनको कुल्ली करने के लिए बैट पकड़ाया, इन्होंने बैटिंग शुरू कर दी। फवाद साहब पार्टी को तो चला रहे हैं ना? खाक चला रहे हैं, खामखा अपने आप को ड्राइवर समझना शुरू हो गए हैं। ऐसे ड्राइवर को बस स्टार्ट करके सिर्फ ड्राइविंग सीट पे इसलिए बिठाया जाता है कि सवारियां जल्दी जल्दी बीच में बैठ जाएं, उनको महसूस हो कि ड्राइवर आ गया है। जब बस फुल हो जाती है तो ऐसे बंदे को ड्राइवर आगे उतारता है और खुद बस चलाता है। फवाद साहब अगर आपको पीटीआई का इतना ही एहसास है, आप समझते हैं कि ये बड़ी माड़ी की आदत है, तो आप वापस पीटीआई में क्यों नहीं आ जाते? ओ जी मैं इसलिए नहीं वापस आ सकता कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है, वरना दे के पीटीआई में वापस आ जाता। मैंने तो ऑफर भी की थी कि फिलहाल आप 150 रख लें, बाकी मैं दे दूंगा। 50 करोड़ में से सिर्फ 150 रख ले? गौरी साहब जो पार्टी के हालात हैं फिलहाल इनको थोड़े कोई बहुता समझना चाहिए। मैंने तो कहा है बाकी आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में दे दूंगा। नहीं माने फिर मैंने फिलहाल पार्टी से बाहर रहने का इरादा किया। फवाद साहब आपको वापस लाने के लिए इनको तो 50 करोड़ पल्ले से खर्चने चाहिए। देखे ना ये होती है विजडम वाली बात। अल्लाह जानता है गोगा जी अगर इन्फेक्शन का डरना होता तो मैंने आपका माथा चूम लेना। आजकल बरसात है ना, जरा एहतियात करनी चाहिए। गोगा आप भी नहीं किसी को मथा चुमन दिंदा जी अपना? क्यों जी? एक बदतमीज फैन ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ओहो विग तो नहीं सी पाट गई? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। यार तेरे मथे नालों तेरी विग महंगी है, क्योंकि गोगा साहब पाटे मथे नूं ते टांके लग जांदे जे, विग पाड़ जाए तो इनू नहीं जे लगदे। फवाद चौधरी साहब अब काफी हो गई है, मेरी तरफ जरा तवज्जो फरमाइए। जी जी मैं तो आपसे बात करने के लिए आया था, ये तो फिर दोस्त हैं पुराने, इनसे भी मुलाकात हो गई। उनकी बातों में ना वो वरगला रहे हैं आपको। मुझे ये बताइए कि शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आपके खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। 1 अरब रुपया 50-50 वाले किन्ने होंगे? गौरी साहब उन्हें दावा किया है, छटा नहीं मारिया। आज ये है अली मुमताज साहब कि उनको ये 1 अरब का नहीं दावा करना चाहिए था, 10-15 अरब का करना चाहिए था। अच्छा। मेरा ख्याल है उनको मेरे बारे में किसी ने सही गाइड नहीं किया, वरना उन्हें पता होता कि मैं तो जिस दुकान से पान सिगरेट लेने जाता हूँ ना जी, वो बिल मेरे आगे रखे तो मैं उसे कहता नहीं यार तेरे को लोग लेने ने, तू तो अपना भरा है। लिहाजा देखें मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ जी। मैं तो अब भी कहता हूँ शेख वकास अकरम ने पूरी केपीके हुकूमत बेच दी है। ये जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं। अच्छा। मुझे तो शक है कि जाली अकाउंट्स में इन्होंने अपना नाम भी सबा रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब आप भी तो बगैर सोचे समझे हर किसी के बारे में बातें कर दिया करते हैं। अब आप देखें कि आपने मलिक अहमद साहब के बारे में कहा कि खुशामद करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। नहीं तो आप बताएं मैंने गलत कहा है? भाई देखिए खुशामद तो हर नौकरी करने वाले बंदे की नौकरी का हिस्सा है। वो क्या सियाने कह गए हुए हैं कि नौकर की ते नखरा की। मलिक अहमद खुशामद नहीं करेगा तो और क्या करेगा?
उसे तो कोई और काम भी नहीं आता। वो क्या अकबर इलाहाबादी का शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। बस इसमें ये इजाफा कर लें, जो घास उनको डाली थी वो सर झुकाकर चर गए। वैसे बानी पीटीआई के बाद आपको पार्टी का सरबराह होना चाहिए था। अली साहब, ये अगर इंटरव्यू दी लेंथ बढ़ जाए तो किधर होरों कट लेना, यह गल जरूर लाना। क्योंकि चौधरी साहब आप कहते हैं तो अभी जो गौरी साहब ने कहा यही बार बार चलाकर प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। यार तजवीज तो बहुत अच्छी है मगर पब्लिक ने समझना इनकी केसेट फंस गई है। अब जाने दें फवाद साहब, आपने तो नवाज शरीफ साहब के भी बारे में ये कहा कि वो अपने घर में कैद हैं। देखें बात ये है अपना अली मुमताज साहब, मियां साहब ने बानी से इंतकाम के गुस्से में अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है। वो घर में ही कैद हैं। कभी आपने देखा कभी उनको बाजार में शॉपिंग करते हुए या कहीं किसी सिटे वाले की रेडी पे खड़े होकर सिटे को नमक लगवा रहे हो? घर से निकलते हैं मरी चले जाते हैं, मरी से निकलते हैं घर आ जाते हैं। पहले केड़ा मियां साहब बाजार से सौदा लेंदे हुए नजर आते सन। दरअसल फवाद साहब, मियां साहब की सेहत इजाजत नहीं देती, इसलिए वो घर में रहते हैं। अली साहब, सियासत का सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या किसी ने कहा है, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई। ये मेरी तरफ देख लें, छापे पड़ रहे हैं, पुलिसें पीछे चढ़ी हुई हैं, मेरी दौड़ें लगी हुई हैं, मगर बात वही है, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई। पहले वैसे तुसी इन्ने शेर नहीं सी कहंदे हुंदे, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ पुलिस ने दौड़ लवाई ना उदों दी तुसी शायरी शुरू की थी। फवाद साहब, सुनने में आया है कि आपको सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो पीटीआई की टिकट्स की तकसीम है उस पर भी एतराज है। नहीं जी, एतराज क्या होना है, बानी पीटीआई ने तो सेनेट के टिकट दिए ही नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी फैसला करे। अब देखिए, अगर पार्टी टिकट फरोख्त करती है तो ये पार्टी का कसूर है, इमरान खान का तो नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कई बच्चे बर्फ वाला गोला चूसने के लिए घर की चीजें बाहर कबाड़िए के आगे बेच देते हैं और मल्लेदार मशहूर कर देते हैं कि यार इनके बड़े बुरे हालात हैं, ये तो बेचारे घर की चीजें बेच बेच के गुजारा करते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, नालायक बच्चे अपना बर्फ वाला गोला चूसने के लिए घर वालों को बदनाम कर देते हैं। अब देखे ना, ये सेनेट की टिकटें बेचेंगे तो इसमें मैं समझता हूं कि बानी की और मेरी बड़ी बेइज्जती है। बानी पीटीआई की तो वाकई इसमें बेइज्जती है, आपकी कहां से आ गई? गौरी साहब देखें, पार्टी हम लोगों ने बनाई हुई है ना। ये तो है। चले, हम बानी पीटीआई जो है वो इमरान खान को ही कहते हैं, मगर बानियों में हम भी शामिल हैं। फवाद साहब, आप कहां से बानियों में शामिल हो गए? आप तो पार्टी में बहुत बाद में आए हैं। देखें अली मुमताज साहब, जो घर की हंडियां होती है वो वालदा ही पकाती है, मगर दस्तरखान पे वो सबके बाद आती है। क्योंकि हंडिया पका के उसने बेचारी ने जाके मुंह हाथ धोना होता है, कपड़े बदलने होते हैं। इसी तरह जब पार्टी बनी थी उस वक्त मैं शामिल था। अच्छा। उसके बाद मैं जरा मुंह हाथ धोने चला गया। फवाद साहब, ये जरा बता दें कि कितनी पार्टियों में आपने मुंह धोया है? सुने नहीं सकते। मैं वैसे माफी चाहता हूँ, आप बोले हैं तो मुझे पता लगा कि कोई बंदा बैठा हुआ है। मैं समझ रहा था कि 3 बंदे एक बाल्टी रख के बैठे हुए। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या कमाल की खातून थी, क्या कमाल की फनकारा थी, क्या कमाल की बेगम थी, क्या कमाल की मां थी। अच्छा जी, इस सेगमेंट में मैं एक अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ दुख भरी खबर भी शेयर करना चाहता हूं जी। कल हमारी एक बड़ी अजीम फनकारा, एक बड़ी ही खूबसूरत खातून मोहतरमा यास्मीन ताहिर साहिबा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कमाल की खातून थी, क्या कमाल की फनकारा थी, क्या कमाल की बेगम थी, क्या कमाल की मां थी, क्या बात है, क्या कमाल की बेटी थी। सैयद इम्तियाज अली ताज, क्लासिक मुसन्नफ, नामवर अदीब, नामवर मुसन्नफ सैयद इम्तियाज अली ताज की बेटी, बहुत बड़े और नामवर फनकार नईम ताहिर साहब की बेगम
और बाकमाल एक्टर्स अली ताहिर साहब और फरहान ताहिर साहब की वालदा मोहतरमा यास्मीन ताहिर साहिबा इंतकाल कर गई। ओ हो, क्या खूबसूरत जर्नी है। ऐसा अच्छा फन पेश किया हुआ है, ऐसी खूबसूरत आवाज के साथ पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान को हर जगह उनकी आवाज सुनी जाती थी और पसंद की जाती थी। सदाकारी की उन्होंने रेडियो पे, और जो हमारी अवाइल की पार्टीशन के बाद जो नामवर सदाकाराएं हुई हैं उनमें सरे फहरिस्त यास्मीन ताहिर साहिबा का नाम। माशाल्लाह 88 साल उम्र थी यास्मीन ताहिर साहिबा की, 88 इयर्स ओल्ड शी वाज। और वो खुद कहा करती थी कि मेरे जैसा तो खुशकिस्मत ही कोई नहीं, ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारी है। देखिए ना जरा, तकसीम से पहले के लाहौर के रेडियो स्टेशन से उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम से आगाज किया। अच्छा। ये रेडियो का सुनहरी दौर था जी। कोई भी काबिल जिक्र अदीब शायर ऐसा नहीं था जिसकी वाबस्तगी रेडियो से ना हो। बस उस वक्त से यास्मीन साहिबा रेडियो की ही हो गई। बच्चों के प्रोग्राम के बाद उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम किया। अच्छा। फिर जब उन्होंने सुबह का प्रोग्राम 7 रंग करना शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी, तो वो उनकी पहचान बन गया। वाह। ये एक खातून और एक मर्द की आवाज में होता था। अच्छा। एक सुबह जब वो रेडियो पे पहुंची तो पता चला कि ऊपर से हुक्म सादर हुआ है कि अब औरत और मर्द की आवाज में एक साथ प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा। वो कहती हैं कि मैंने सोचा भला अब क्या करें। हाँ। वो जो सवालो जवाब का अंदाज था उसमें, हाँ जी, हाँ जी, उसे कैसे जारी रखा जाए। एक आध हफ्ता तो वो घबराई। अच्छा। फिर कहती हैं कि मैंने अपने सुनने वालों को अपना साथी बना लिया। मैं उनसे इस तरह बात करती जैसे वो सामने बैठे हुए। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत गुलाबी जोड़ा पहना है। मतलब ओहो, 1 मिनट जरा चाय बाद में पीजिएगा, पहले मेरी बात तो सुन लें। ये अंदाज अपना लिया। देखे ना जरा, बस यही स्टाइल उनका ऐसा मकबूल हुआ कि यास्मीन ताहिर साहिबा फिर अशरों तक हर सुबह रेडियो से अपने सुनने वालों से मुखातब होती रही। क्या बात है, वाह। अजीजी इम्तियाज अली ताज साहब का ड्रामा अनारकली तो जुबान ज़दे आम रहा। जी हाँ, जी हाँ, और भी जितने भी उनके लिखे हुए ड्रामे हैं, भाई वो खुद बहुत बड़े उस्ताद थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। और ये नईम ताहिर साहब और यास्मीन ताहिर साहबा, उनकी अपनी बेटी, हाँ, वो सब उनके ड्रामे में हिस्सा लिया करते थे। अच्छा। नईम ताहिर साहब बताया करते हैं कि वो उन्होंने सैयद इम्तियाज अली ताज साहब के साथ, हाँ, उनके अंडर काम किया हुआ है। अच्छा। उनके शागिर्दों में से कहने थे। अच्छा। तो बस वो रिश्ता भेजा और बड़े बाइज्जत तरीके से, हाँ, इम्तियाज अली ताज साहब को बड़े प्यारे लगते थे नईम साहब, तो उन्होंने फिर रिश्ते की हाँ की और शादी हुई। बड़ी ही प्यारी खातून, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। मतलब मैंने ऐसी मुदब्बर खातून अपनी लाइफ में बहुत कम देखी। बड़ी मुदब्बर खातून, बड़ी ही प्यारी, पढ़ी लिखी और रख रखाव वाली, और सबके साथ प्यार मोहब्बत करने वाली। क्या बहुत बड़ी फनकारा। नईम ताहिर साहब, हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा नाम उनकी बेगम थी। नईम ताहिर साहब जो हैं वो भी थिएटर के हवाले से क्लासिक शख्सियत हुए। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया हो। जी बिल्कुल। वो एडमिनिस्ट्रेशन हो आर्ट्स काउंसिल की, वो लिखना हो, वो डायरेक्शन हो, हाँ, वो अदाकारी हो, हर जगह नईम ताहिर साहब ने अपना नाम बनाया और बहुत आला मुकाम हासिल किया। ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की भी सरपरस्ती करते रहे जी जी अवाइल में। उसके बाद इस्लामाबाद में PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, हाँ, उसकी सरबराही की। अच्छा। और इनके दौर, वो अलहमरा के हों या PNCA का दौर हो, आर्ट्स काउंसिल ने बड़ी तरक्की की है। नईम ताहिर साहब का साथ रहा है यास्मीन ताहिर साहिबा के साथ। वाह, एक लंबा साथ, और क्या खूबसूरत कपल। वाह 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 वाह। दोनों एक दूसरे की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत के इतना मजा आता था देख के कि ये दोनों नामवर लोग हैं, अपनी अपनी जगह के दोनों उस्ताद हैं अपने अपने फन के। हाँ। और एक दूसरे का कैसे एहतराम करते हैं, कितना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नईम ताहिर साहब हमारे करीब ही जो मस्जिद है वहाँ जुम्मा पढ़ने के लिए तशरीफ लाया करते थे, आजकल नहीं आ रहे।
क्योंकि सुना है उनकी तबीयत भी नासाज है। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। उनके बेटे अली ताहर साहब वो भी बहुत बड़े फनकार हैं। फरहान साहब, फरहान ताहर ने तो हॉलीवुड में काम किया है जी, हॉलीवुड में। मतलब सारी फैमिली ने इस शोबे में भरपूर खिदमात सर अंजाम दी है। क्या वो भी साथ नमाज के लिए आया करते हैं। जी जी। तो नईम साहब जब भी मिले हैं ऐसे प्यार से, कब मिलने आना है तुमने, कब मिलोगे, अच्छा कोई टाइम नहीं निकलता तुमसे। मतलब ऐसे प्यारी शख्सियत, जब भी मिलते हैं ऐसे लगता है बड़े प्यारे दोस्त हैं। और हमारी जान निकली होती है उनको देख के। बहुत प्यारी फैमिली। यास्मीन ताहिर साहबा का बाखुदा इतना दुख हुआ है कि यार फनकार अपनी जगह पे, इतनी अजीम औरत चली गई, इतनी मोहब्बत से भरपूर औरत चली गई, इतने रख रखाव वाली, जितनी देर भी काम किया है रख रखाव के साथ किया, घर में भी जो जिंदगी गुजारी है रख रखाव से गुजारी है। और चूंकि मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको बड़ी आला जगह दे जन्नत में, बड़े कमाल शख्सियत, उनकी फैमिली के साथ इनका बहुत ही प्यार था, मोहब्बत हमेशा से, अब भी है। बहुत ही आना जाना और बड़ा ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। रेडियो पे बहुत सुना हमने, वैसे तो नहीं देखा यास्मीन। क्या बात है। मैं कहता हूँ जी कवि साहब जब भी इनकी बात करते थे इतना अप्रिशिएट करते थे और इस तरह उनकी गुफ्तगू सुनाते थे कि ये बहुत बड़े लोग हैं। यास्मीन ताहिर साहिबा और नईम ताहिर साहब इनका बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू से जिक्र किया करते। तो ऐसे लोग जैसे गौरी साहब भी बता रहे हैं कि रेडियो के ऊपर बड़ा नाम, बहुत सुना है, और हर शख्स इनकी आवाज को पहचानता था, हर शख्स पहचानता था। बड़ी एक लंबा अरसा बीमार रही है और घर में ही और खिदमत कर रहे हैं। नईम ताहिर साहब हिले ही नहीं, पास से हिले ही नहीं। ऐसे प्यारे इंसान के अपनी बेगम के पास ही बैठे रहे। और एक दो दफ़ा इधर उधर जब मिले हैं तो जिक्र किया है तो कहते हैं कि बस आपको पता है वो यास्मीन जो हैं वो चूँकि अब उनकी याददाश्त भी नहीं सही, तो वो घर में ही रहना पड़ता है उनको, तो फिर मैं ज़्यादातर उनके पास ही होता हूँ, मैं भी नहीं निकलता। वरना नईम साहब ने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी हुई है। बाहर बड़े बड़े ओहदों पे उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हुई हैं और फन बड़ा कमाल पेश किया हुआ है। मगर जब से यास्मीन ताहिर साहबा बीमार थी ना जी, वो भी बेचारे पास ही बैठे रहे। मैं तो सोच रहा हूँ अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए, और रब सब्र दे देता है। वो बड़े ही दुखी हैं, बड़े ही दुखी हैं अपना साथ टूटने पे। इतना प्यारा साथ, इतना खूबसूरत साथ। इस तरह का जो कपल होता है ना जी, उसको देख के तो बंदा दिल से दुआएं करनी शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक ये आपस में इतना प्यार है इनका, इन दोनों को सलामत रखना, इनका साथ ना टूटे। बहरहाल जाना तो है ही, जाना तो है ही। वो फिर वही फिक्रा याद आ रहा है जो बार बार मैं सुनाता हूँ, निजामुद्दीन साहब का वो जो प्रोग्राम किया करते थे जमहूर दी आवाज, वो बैठ के इसी तरह महफिल लगाया करते थे। तो वो एक फनकार बीच में से कहता रहे जी वो पता लगा जे वो शहीदा मरदा मरदा बचिया जे, कहते ने उई ते बजदा बजदा भी मारी जाना, उंज होया की। मरना तो है, जाना तो है ही रब के हुजूर। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक बड़ी ही इज्जत के साथ दुनिया से भी ले जाए। ऐसे लोग जिन्होंने भरपूर बाइज्जत जिंदगी गुजारी हुई है, अल्लाह ताला इनको दुनिया से जो आखिरी सफर है इनका वो भी इज्जत के साथ ही तय हो। तो अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।